हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इसको समझा था। साथ ही साथ इसका प्रारंभ कैसे हुआ था वो भी हमने समझा था। तो 2 मिनट में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ वापस से, और फिर आगे बात करते हैं। अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले वाली क्लासें देख लीजिएगा। चीजों को उसमें डिटेल में कवर किया गया है। तो इसमें हम जल्दी जल्दी से चीजों को कवर कर लेंगे जो हमने पेजेस पढ़ रखे। तो देखिए, लेखांकन का मतलब क्या था। तो लेखांकन का मतलब हमने ये समझा था कि लेखांकन का प्रारंभ कैसे हुआ। तो पहले तो व्यापारी अपने हिसाब से काम करते थे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या थे, विवेक जी। अब विवेक जी खुद ही सारा काम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट का। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इनका ट्रांसपोर्ट का व्यापार बढ़ा। आज इनके पास 40 ट्रक हैं। अब वो डेली के कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कई सारे लोग इनको बोलते हैं कि हमारा सामान आप इधर से उधर भेज दीजिए, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो ये उनका ट्रांसपोर्टेशन का उनको सर्विसेज देते हैं और काम करते हैं। तो अब इनके पास कई सारे चीजें, पैसे आ रहे हैं कई लोगों से, और कई सारे इनके खर्चे भी हैं। जैसे ट्रक को चलाने के लिए डीजल का खर्चा हुआ, सैलरी हुई, और कई सारे खर्चे वो लगातार करते रहते हैं। तो अब विवेक जी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज को वो क्या रख पाए, याद रख पाए, उनके दिमाग में हर चीज रहे। और साथ ही साथ उनको क्या पता करना पड़ता है कि मैं प्रॉफिट कमा भी रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं व्यापार जो है वो लॉस में कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जानने के लिए क्या हुआ, अकाउंटिंग का विकास हुआ। और आज स्थिति ये है कि अकाउंट इतना बढ़ चुका है, अकाउंटिंग सिस्टम इतना अपग्रेड हो गया है कि आज की स्थिति ये है कि अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेली बेसिस पर अपने प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देख सकते हैं। ये सारी चीजें आज के समय में पॉसिबल हो पा रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अकाउंट्स का विकास हुआ। तो ये बातें हमने समझी थी। फिर हमने समझा था बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग, मैंने आपको कहा था कि बुक कीपिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है जिस पर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, बुक कीपिंग का मतलब क्या है। तो मैंने आपको एक वर्ड में कहा था कि क्या है, हर एक एंट्री करना। हर एक एंट्री करना, हर एक ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ, सिस्टमेटिक रूप से हर एक ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना। जैसे अगर डेट है तो 1 तारीख के पहले ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 तारीख के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर 3 तारीख के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सेल के ट्रांजेक्शन सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे, परचेस के ट्रांजेक्शन परचेस में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शनों की जनरल एंट्री होगी। ऐसे हर एक चीज के ट्रांजेक्शन जो है हम सुव्यवस्थित रूप से रखते हैं। तो जहां पर ये सारे काम किए जाते हैं, जहां पर आप बुक्स बनाते हैं, वहां पर अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारा काम जो हम कर रहे हैं बुक्स में ट्रांजेक्शन लिखने का, ये क्या है, बुक कीपिंग है। ठीक है, इसके बाद क्या समझा था हमने। इसके बाद ये आईएमपी पॉइंट्स थे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ अकाउंटिंग का, कब कब किस किस अर्थ, किस किस जगह पर क्या 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 चीजें हुई। जैसे चाणक्य ने अर्थशास्त्र, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लेखांकन व्यवहारों के बारे में कुछ कहा। फिर हमने सारी चीजें समझी। तो ये आईएमपी पॉइंट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आए थे कहाँ पर, आईसीआई। आईसीआई क्या करता है, जो सीए होते हैं वहां कहाँ से बनते हैं, तो वो आईसीआई के एग्जाम क्लियर करके सीए बनते हैं। साथ ही साथ आईसीआई एक और काम क्या करता है, तो आईसीएआई क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी करने का काम भी कौन करता है, आईसीआई करता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या समझा था, इसके बाद हमने समझा था अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, जब हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, अब उन ट्रांजेक्शन का क्या कर रहे हैं, अब उन ट्रांजेक्शन का हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एबीसी लिमिटेड का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 100 करोड़ है, वो प्रॉफिट बढ़ करके कितना हो गया, 150 करोड़ हो गया। थर्ड ईयर में क्या हुआ, 120 करोड़ हो गया। मतलब थर्ड ईयर में प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, अभी हम समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, केस फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये सारे काम जिसमें हम अपनी बुक्स के क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस वाला पार्ट, ये बुक्स बुक्स बना, ये फाइनल अकाउंट बनाने का काम, जिस जब ये काम करते हैं हम, मतलब हमारे फाइनल अकाउंट बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, साथ में फिर उसका क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो जहां पर ये दोनों काम किए जाते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के, एनालिसिस करने के, तो ये काम जब हम करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है अकाउंटेंसी। दूसरा, एग्जामिनर एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकाउंटेंसी का काम कहाँ से चालू होता है। तो बुक कीपिंग का काम जहां पर समाप्त होता है वहां पर क्या चालू होती है, वहां पर चालू होती है अकाउंटेंसी। ठीक है, तो ये हमने समझा था। इसके बाद इसका हमने अंतर समझा था। ठीक है, अंतर को समझा था प्रॉपरली। और फिर
हम आ गए थे कहाँ पर, विशेषताओं पर। तो ये पिछली क्लासों में हमने कवर अप किया था डिटेल में। अब बात करते हैं किस पर, लेखांकन की विशेषताओं के ऊपर, कि लेखांकन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला एकदम पूछा जा सकता है, एक लेखांकन की विशेषताओं का लाइन बाय लिखी हुई हैं चीजें। सबसे पहला क्या है, लेखांकन क्या है, तो विज्ञान और कला दोनों है। देखिए अकाउंट्स में रिकॉर्ड लिखने की एक विज्ञान क्यों है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या, ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम कार्य करता है। कला क्यों है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे काम सीख जाते हैं अकाउंट्स का, तो आप चीजों को जल्दी से कर लेते हैं, चीजों को जल्दी से कर लेते हैं, चीजों को आसानी से आप कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, आपके पास कला आ जाती है। तो अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट लेखांकन क्या है, विज्ञान और कला दोनों ही है। इसके बाद क्या होता है, इसमें केवल मौद्रिक और वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी भी हम अकाउंट्स में किनको मान्यता देते हैं, इसकी एक ये सीमा भी है, मतलब विशेषताएं तो हैं बट एक इसकी इसमें कमी भी है, हम कह सकते हैं। क्या है कि अकाउंट्स में हम क्या रखते हैं, केवल केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में है, जो उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो केवल किस में है, मनी में है। जैसे जैसे देखिए अभी हमने क्या करा, हमने एक सेल करी, हमने क्या करी, हमने एक सेल करी, कितने की सेल करी, हमने सेल करी 1 लाख की, तो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली जाएगी कि 1 लाख की सेल करी। बट अब जैसे हमने क्या देखते हैं इसमें, हम केवल अकाउंट्स में क्या देखते हैं, फाइनेंशियली रूप से चीजों को देखते हैं। जैसे फाइनेंशियली रूप से चीजों को देखने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ए लिमिटेड है। अब दोनों चीजें समझा देता हूं मैं, एक तो अकाउंट्स को मौद्रिक रूप और एक कंपैरिजन रूप। तो देखो ए लिमिटेड है, ये बे लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट कितना है, ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट है 100 करोड़। कितना है, 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है ए लिमिटेड का। बी लिमिटेड का कितना प्रॉफिट है, तो बी लिमिटेड का प्रॉफिट है 200 करोड़। तो अब यहां पर ए लिमिटेड का प्रॉफिट है 100 करोड़, बी लिमिटेड का प्रॉफिट है 200 करोड़। तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, बताइए आपके हिसाब से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आएगा बी लिमिटेड जो है ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि बी लिमिटेड ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, तो आपका जवाब आएगा कि सर ये प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है। ठीक है, यही डिसीजन आएगा। तो आपने क्या देखा, आपने उसका मॉनेटरी चीजें देखी, मॉनेटरी चीजें मतलब नेट प्रॉफिट कौन ज्यादा कमा रही है। अब मैं आपको कहूं कि जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, वो क्या करती है, वो अपने कर्मचारियों को हर वर्ष 20% से 30% क्या देती है, इंक्रीमेंट देती है ये कंपनी। दूसरा क्या देती है ये कंपनी अपने कर्मचारियों को 60 दिन की छुट्टी देती है, और जिसके लिए पेड लीव, मतलब आप 2 महीने छुट्टी पर रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और आपकी कोई सैलरी नहीं कटेगी। ये कंपनी ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी अपने कर्मचारियों को क्या देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, कि अगर आपको कुछ हो गया, आपको कहीं हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही देती है, मतलब आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, सारा खर्चा कौन उठाएगी, कंपनी उठाएगी। ये कंपनी क्या करती है, उनका लाइफ इंश्योरेंस करती है, कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को 10 करोड़ रुपए मिलेगा। और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का जो पैसा रहता है वो भी कौन पे करती है, ए लिमिटेड पे करती है। ए लिमिटेड क्या करती है, अपने कर्मचारियों के बच्चों के एजुकेशन कराती है, मतलब उनको एजुकेशन लोन चाहिए तो वो एजुकेशन लोन फ्री ऑफ कॉस्ट कौन देती है, ए लिमिटेड देती है। दूसरा क्या है, अगर ए लिमिटेड अपने कर्मचारियों से ओवर टाइम नहीं कराती है, और अगर ओवर टाइम कराती है तो उनको ओवर टाइम के पैसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये सारे काम हैं। इनको लंच दिया जाता है कंपनी की तरफ से, अगर इनका बर्थडे होता है तो बर्थडे कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, कंपनी में सेलिब्रेट होता है। और क्या होता है, और साथ ही साथ उनको एक साल में एक बार ट्रिप दी जाती है, फैमिली ट्रिप दी जाती है, और उसका खर्चा कौन उठाता है, उसका खर्चा कंपनी उठाती है। जबकि बी लिमिटेड ऐसा कुछ भी काम नहीं करती है। तो क्या हमने जब ये डिसीजन लिया कि ए लिमिटेड अच्छा काम कर, बी लिमिटेड प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, क्या हमने देखा कि ए लिमिटेड का प्रॉफिट कम क्यों है, क्या हम ये सारी बातों को कंसीडर करेंगे इस चीजों में, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी बातें लिखी जाती हैं कि कंपनी ये देती है, नहीं। मतलब अब अगर ये सारी फैसिलिटी कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दीजिए, तो बताइए कर्मचारी का मुंह कैसा होगा, मतलब कर्मचारी कैसा रहेगा, तो कर्मचारी कुछ इस तरह से रहेगा, मतलब पूरी तरह से क्या रहेगा, वो पूरी तरह से खुश रहेगा कि यार कंपनी एक नंबर है। तो
हमारा जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम केवल मॉनिटरी टर्म देखते हैं। मॉनिटरी टर्म कि कुछ पैसा लगा है तो आएगा, कुछ खर्चा लगा है तो आएगा, कुछ इनकम हुई है तो आएगी, हमें प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर दिखेगा। क्या यहाँ पर अकाउंट्स में हम ये देखते हैं कि हमारा कर्मचारी खुश है या दुखी है कंपनी की पॉलिसी से? नहीं, हम ये नहीं देखते। तो एक जो अकाउंट्स का ड्रॉबैक है वो भी क्या है, वो भी केवल यही है। क्या देखता है ये? केवल मौद्रिक क्रम देखता है। जैसे समझ में आया, केवल मुद्रा की प्रकृति का ही देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ चीजें अच्छी भी हैं और वो मौद्रिक रूप में नहीं है तो कंपनी उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने अपने कर्मचारी को 1 लाख रुपए क्या दिए, लोन के लिए दिए। अब वो 1 लाख रुपए का लोन क्यों दिया? 1 लाख का लोन उनको एजुकेशन के लिए, उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए दिया। तो कंपनी ने 1 लाख का लोन दिया और इस 1 लाख के लोन के कारण क्या हुआ, कंपनी का जो कर्मचारी है उनका बच्चा डॉक्टर बन गया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उनके केवल 1 लाख रुपए देने से एक बच्चे का जीवन बदल गया और उनके फैमिली का जीवन बदल जाएगा। अब क्योंकि उनके कर्मचारी का बच्चा क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। तो क्या ये डॉक्टर बनने की जो खुशी है, ये डॉक्टर बनने की जो खुशी है जो उनकी फैमिली को होगी, और इस खुशी का कारण क्या है? इस खुशी का कारण है कि कंपनी ने उन्हें 1 लाख रुपए की मदद कर दी कि ठीक है आप पैसे जब आए आपके पास दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये 1 लाख रुपए जो देने से कर्मचारी को खुशी आई है, क्या इस खुशी को हम अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे? तो हम इस खुशी को बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे 1 लाख रुपए का लोन या एडवांस टू एम्प्लॉय। ठीक है, हम यही बताएंगे कि एडवांस टू एम्प्लॉय है ना, एडवांस टू मिस्टर, अगर इनका नाम है मिस्टर ए तो यहाँ लिख देंगे मिस्टर ए, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, मिस्टर ए 1 लाख रुपए डेबिट कर देंगे, और क्या लिख देंगे, और लिख देंगे टू कैश या बैंक जैसे भी हमने दिया होगा। ठीक है, इसको डेबिट करके कुछ इस तरह से हम एंट्री करेंगे। क्या उसमें हम ये लिखते हैं नरेशन में कि बीइंग कर्मचारी, बीइंग एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, है ना, विथ अवर सपोर्ट ऑफ 1 लाख रुपीज? नहीं, हम क्या लिखते हैं उसमें, बीइंग 1 लाख रुपीज एडवांस गिवन टू मिस्टर ए, है ना। तो ये रहता है अकाउंट्स का मतलब कि इसमें क्या रखते हैं हम, जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस में होना चाहिए, मुद्रा रूप में होना चाहिए। इसीलिए एक इसके ऊपर क्या है, वो भी आता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी आता है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही बताता है कि अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो किसमें है, जो मनी में है। ठीक है, जो मनी में है। मतलब अगर कुछ पैसा गया है या कुछ पैसा आया है, मतलब कैश का इनफ्लो होना चाहिए, कैश का इनफ्लो होना चाहिए या कैश का आउटफ्लो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर या तो आज या तो भविष्य में हमारे पास से पैसा जाएगा या हमारे पास पैसा आएगा, तो ही हम उस चीज को कहां पर लेंगे, तो ही हम उस चीज को बुक्स में लेंगे, अकाउंट्स में लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है, लेखांकन समझ में आ गई बात? तो चलिए, लेखांकन में केवल मौद्रिक व्यवहारों को ही दर्ज किया जाता है, मतलब जो केवल मॉनिटरी टर्म है उनको ही रिकॉर्ड करेंगे, अदर देन मॉनिटरी टर्म को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रत्येक लेन देन का लेखा मुद्रा में किया जाता है, मतलब जो पैसे दिए उन्हीं को लेखा करेंगे, और उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, एसोसिएट हैं, जो फीलिंग्स हैं, जैसे कर्मचारी की ईमानदारी है, कर्मचारी बहुत अच्छे से काम करते हैं, कंपनी की पॉलिसीज अच्छी है, तो ये सब चीजें हम अकाउंट्स में लेते हैं क्या? नहीं लेते। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 लाख रुपए वाला, कि 1 लाख रुपए कर्मचारी को लोन दिया कंपनी ने, उससे क्या हुआ, उनका बच्चा डॉक्टर बन गया। तो क्या हम वो खुशी और वो जो सपोर्ट दिया है कंपनी ने केवल 1 लाख रुपए का, पर जो उससे बेनिफिट हुआ, क्या हम उसको लिखेंगे? नहीं, हम क्या लिखेंगे कि 1 लाख रुपए एडवांस दिए। लेखांकन में व्यवहारों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनको क्या किया जाएगा, मापन किया जाएगा, मतलब मेजरिंग करेंगे उसका। फिर हम क्या करेंगे, पहले तो पहचानेंगे कि ट्रांजैक्शन कैसा है, फिर उसको मेजर करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको अभिलेखन करेंगे, मतलब फिर क्या करते हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे।
ठीक है, कि ये ट्रांजेक्शन कैसा है, मतलब सेल का है, परचेस का है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसा हो रहा है, कैश में हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, कितने का हो रहा है। ये करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसकी क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर सेल की एंट्री है तो सेल की एंट्री करेंगे, परचेस की एंट्री है तो परचेस की एंट्री करेंगे। जब वो एंट्री कर लेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे, खतौनी मतलब पोस्टिंग है ना, और क्लासीफाइंग, पोस्टिंग कर देंगे उसकी और उसको क्लासीफाई कर देंगे, है ना, कि अगर वो सेल करा है तो सेल की एंट्री सेल रजिस्टर में कर लेंगे, है ना। अगर हमने नॉर्मली जनरल एंट्री करी तो उसकी पोस्टिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। अब समराइजिंग में क्या आता है, समराइजिंग में ये सारी चीजें आती हैं जो हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, बैलेंस शीट हुई, ट्रायल बैलेंस हुआ, ये सारे काम क्या है, समराइजिंग कर रहे हैं। मतलब हम अपने पूरे अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। तो अब ये समराइज कर लेंगे, सारे फाइनल अकाउंट बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। अब क्या होगा, अब हमारे पास समराइज आ जाएगा। समराइज आने का मतलब क्या है, एक समरी आ जाएगी। जैसे समरी क्या आ गई, समरी आ गई कि हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 100 करोड़ था। दूसरे ईयर का प्रॉफिट कितना था, 200 करोड़ था। तीसरे ईयर मतलब इस साल का हमने ये सब काम करा तो इस साल का हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, इस साल का प्रॉफिट हमारा आ गया 250 करोड़ रुपए। मतलब क्या हो रहा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अब ये प्रॉफिट हमारे पास आया, ये बुक्स बनाई अभी हमने, मतलब समराइजिंग करा, तो समराइजिंग करने से हमारे पास इस साल का प्रॉफिट आ गया। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, तो हमारे पास क्या आया प्रॉफिट एंड लॉस से, कि हमारे इस साल का प्रॉफिट कितना है, 250 करोड़ है। तो अब ये आया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एनालाइजिंग, विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। किस बात पर एनालिसिस कर रहे हैं, कि पिछले साल का प्रॉफिट, एक साल का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 100 करोड़ था, दूसरे ईयर का प्रॉफिट 200 करोड़ था, और इस बार का प्रॉफिट क्या हो गया, 250 करोड़ हो गया। मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर बढ़ा क्या है, थोड़ा कम बढ़ा है, इसके कंपैरिजन में कम बढ़ा है प्रॉफिट, पर प्रॉफिट बढ़ रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे संप्रेषण, मतलब लोगों को बताएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे उनके साथ। मतलब हमारे शेयर होल्डर को बैलेंस शीट दी जाती है ना, जनरल मीटिंग के अंदर नोट्स, अकाउंट्स रखे जाते हैं, ठीक है, वो रखा जाएगा। अगर कंपनी लिस्टेड है तो किसके पास भेजेंगे, सेबी के पास भेजेंगे। और क्या भेजेंगे, कंपनी का आरओसी है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजेंगे। मतलब इन सब लोगों को क्या करेंगे, हमारे वित्तीय विवरण भेजे जाएंगे। तो ये सारे काम किसमें किए जाते हैं, ये सारे काम करेंगे हम लेखांकन के अंतर्गत। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, कैसा है, रिवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, सेल का है, परचेज का है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, ऐसा। उसके बाद उसको मेजर करेंगे कि क्या रहना, क्रेडिट में है, कैश में है, कितने का है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, है ना, सेल की, परचेज की, एक्सपेंसेस की, जो भी हो जाएगा वो जर्नल एंट्री पास करने के बाद, एंट्री पास करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, उसकी करेंगे पोस्टिंग, ठीक है, उसको पोस्ट कर देंगे प्रॉपरली उसके खातों में, ठीक है। उसकी पोस्टिंग होने के बाद क्या करेंगे, अब करेंगे हम समराइजेशन, मतलब उसकी समराई बनाएंगे, सारांश लेखन करेंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, है ना, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। ये बना लिया, इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमने लॉस क्या करा है। फिर क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे कि हाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो उसकी ग्रोथ की स्पीड क्या है, परसेंटेज क्या है ना, ये देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसको बाकी जो भी हमारे जिन जिन लोगों को हमें भेजना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो करेंगे। जैसे शेयर होल्डर को दिया जाएगा जनरल मीटिंग में। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आरओसी के पास भेजेंगे, अगर कंपनी है तो आरओसी के पास भेज दी जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, इनकम टैक्स के पास, है ना, इनकम टैक्स को भी हमको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ये सारी चीजें इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास भेजेंगे। अगर कंपनी लिस्टेड है तो किसके पास भेज देंगे, सेबी के पास भेज देंगे। तो ये सारे काम किस में आएंगे, ये सारे काम आएंगे संप्रेषण में। समझ में आ गई, ये सारा काम हम करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या होगा, यह वित्तीय सारांश बनाने और विश्लेषण करने का क्या है, विज्ञान है। मतलब वित्तीय सारांश बनाएंगे, समरी जो अभी अपने ऊपर बात करी, यह कुछ निश्चित सिद्धांतों को अपनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ निश्चित सिद्धांतों को अपनाया जाता है। जैसे हमारी अभी क्या नॉर्मली अकाउंट्स बनाती समय सबसे पहला सिद्धांत तो क्या फॉलो करते हैं हम, हमारा किस कंसेप्ट पर बनती है हमारी बुक्स, तो ड्यूअल अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बनती है, ठीक है। इसमें लेखा करने की एक निश्चित अवधि, निश्चित विधि होती है। जैसे विधि कौन सी है, ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम, निश्चित सिद्धांत क्या है, बहुत सारे सिद्धांत
सिद्धांत है, अभी हम सब पढ़ेंगे चीजों को लेकर के। ठीक है, लेखा कार्य करने हेतु निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे सेल परचेस, ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रयोग करेंगे। लेखांकन का उपयोग किसी भी व्यक्ति संस्था द्वारा किया जा सकता है जहां मौद्रिक व्यवहार होते हैं। ठीक है, जहां मौद्रिक व्यवहार होते हैं मतलब केवल अकाउंट्स में किनको लेंगे, जिन जो किसमें है, जो ट्रांजेक्शन किसमें हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन मनी में हो रहे हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी इसके ऊपर लगता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आईएमपी कंसेप्ट है, आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा, बट याद रखिएगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी क्या बोलता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी यही बोलता है कि वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो किसमें हो, मनी में हो। लेखांकन द्वारा निर्धारित नीति निर्धारकों को वित्तीय निष्कर्षों से अवगत कराया जाता है। मतलब क्या करते हैं, जो भी हमारे पॉलिसी मेकर हैं, मतलब जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि सर ये पोजीशन है, आप उससे हिसाब से क्या करिए, आप उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज का निर्माण करिए। लेखांकन को व्यापार की भाषा के रूप में जाना जाता है। तो अकाउंट्स के अकाउंटिंग क्या है, व्यापार की भाषा है। ठीक है, व्यापार मतलब अपने बारे में बताना चाहता है तो वो कैसे बताएगा, अकाउंट्स के थ्रू बताएगा कि हाँ मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेखांकन के द्वारा परिणात्मक सूचनाएं भी उपलब्ध करी जाती है। परिणात्मक सूचनाएं भी उपलब्ध कराने का मतलब क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। अब रिजल्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन, जैसे अभी हमने बताया था कि मेरा प्रॉफिट कितना हो गया था थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 100 करोड़ था, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 200 करोड़ था, थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमने बोला था 250 करोड़। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक रिजल्ट निकला है कि हमारा प्रॉफिट तो बढ़ा है, बट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर से ग्रोथ जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं, हमने डिटेल में इन विशेषताओं को पढ़ा है। अब देखिए, अब बात किस पर आती है, अब बात आती है पुस्तक पालन और लेखांकन के उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, है ना, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उद्देश्य है। तो अब देखो, अब ये पॉइंट समझना, अभी हमने क्या बनाया है, अभी हम बुक्स को नहीं भी देखें, अगर हम उद्देश्य नहीं भी देखें तो देखो हम बुक्स क्यों बनाते हैं। सबसे पहली बात, बुक्स क्यों बनाते हैं, तो बुक्स आप बोलेंगे सर इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि हमारी क्या है, हमारी सेल कितनी हुई है, हमारी परचेस कितने हुए हैं। ठीक है, ये पता लग जाएगा। दूसरा क्या पता लग जाएगा, बुक्स बनाने लग जाएंगे तो बुक्स बना लेंगे, क्यों हम बना रहे हैं बुक्स, बुक्स बनाने के पीछे हमारे उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमको पता लग जाए कि हमने सेल कितना करा है, परचेस कितना करा है, खर्चे कितने करे, इनकम कितनी करी है, यही के लिए बुक्स बनाएंगे। दूसरा हमें क्या पता लग जाएगा, दूसरा हमें पता लग जाएगा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, ये पता लग जाएगा कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, मतलब हमने लाभ कितना कमाया है, हमें हानि कितनी हो रही है, ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। हमें बुक्स की जानकारी हो जाएगी कि बुक्स बना लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कोई गलती गलती तो नहीं करी है, क्योंकि गलती करी होगी तो बुक्स में फिर वो पकड़ में आ जाएगी, इसलिए बुक्स बना लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा दूसरा हमें क्या पता लग जाएगी, दूसरा हमें बुक्स जब बना लेंगे तो क्या हम बता सकते हैं कि हमारा व्यवसाय की अभी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, मतलब कि व्यवसाय अच्छी स्थिति में है, व्यवसाय बेकार स्थिति में है, उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगी, इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी। ठीक है, हमारे क्या पता लग जाएगी, और क्या पता लग जाएगी साथ में, जो बुक्स में बनाते क्या है, बुक्स में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। सबसे पहले तो जनरल एंट्री करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस शीट बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस से हमको क्या पता लग जाएगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, या प्रॉफिट कमा भी रहे हैं या नहीं कमा रहे। बैलेंस शीट से क्या पता लग जाएगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी असेट कितनी है ना, लाइबिलिटी कितनी है, ये बैलेंस शीट से पता लग जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता लग जाएगा कि हमारे पास कैश कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। ठीक है, ये सब चीजों से हमें क्या पता लग जाएगा, ये सारी चीजें बनाने से हमको पता लग जाएगा कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे जैसे देखो, जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा 100 करोड़ प्रॉफिट था, सेकंड ईयर में 200 करोड़ प्रॉफिट था, थर्ड ईयर में हमारा प्रॉफिट 250 करोड़ था। तो हमको क्या दिखा कि ग्रोथ तो कर रही है कंपनी, पर ग्रोथ की स्पीड कम है। तो अब हम क्या करेंगे, उस हिसाब से क्या बनाएगा मैनेजमेंट, क्या बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर से तो 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा था, यहाँ पर 250 करोड़ ही क्यों हुआ, कम से कम 300 तो होना था। 100 करोड़ की स्पीड से अगर वैसे भी देखे तो 100 करोड़ का प्रॉफिट तो बढ़ना था, तो उसके हिसाब से पॉलिसी बनाने में सुविधा मिलेगी। तो ये सारे काम हम किससे कर पाते हैं, अकाउंट्स के कारण कर पाते हैं। इसके पीछे जो हमारा अकाउंट्स बनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो यही सब होता है।
है ना। तो अब जब हम पढ़ेंगे भी तो हमको यही सारी चीजें यहाँ पर उद्देश्यों में मिलेंगी। देखो सबसे पहले क्या आ रही है, सबसे पहले आ रही है त्रुटियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एरर्स, कि जो जो गलतियां करी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने से हमें पता लग जाएगी। तो बही खाता और लेखा कर्म की व्यवस्था से लेखा और लेन देनों में होने वाली त्रुटियों का क्या हो जाती, त्रुटियों को ज्ञात किया जा सकता है कि क्या क्या गलती कर दी थी हमने, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पता लग जाएगा, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से क्या पता लग जाएगी हमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट पता लगाने से हमें क्या पता लग जाएगी, हमारी कैश कितनी है, कैश और बैंक में बैलेंस कितना है। हस्त देखो कैश इन हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कि हमारे हाथ में कितनी कैश है, हस्तगत रोकड़ कितनी है, और बैंक में रोकड़ की सूचनाएं हमें मिल जाती है। तो बुक कीपिंग से यह ज्ञात हो जाता है कि व्यापार के पास किसी निश्चित तिथि को कितनी कैश इन हैंड है और कितनी रोकड़ बैंक में जमा है, अथवा कितने रुपए बैंक से ओवरड्राफ्ट के रुपए में लिए जा चुके हैं। मतलब अगर हमने ओडी ले रखी है तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी ओडी कितनी यूज है, ये पता कब लग जाएगा, जब हम क्या बना रहे होंगे, बुक्स बना रहे होंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, क्या बोल रहे हैं, अंतिम स्कंद का ज्ञान। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा ये हमें बुक्स पर पता लग जाएगा या नहीं पता लग जाएगा। अभी हमने क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता लग जाएगा या नहीं पता लग जाएगा कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक कितना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखी जाएगा हमको, और हमारी बुक्स बनाने से भी हमको पता लग जाएगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो पुस्तकों की सहायता से व्यापारी को यह ज्ञात हो जाता है कि वर्ष के अथवा एक निश्चित तिथि के निश्चित अवधि के अंत में बिना बिका हुआ बिना बिका तैयार माल तथा कच्चा माल कितना शेष है और उसका मूल्य क्या है, ये हमें पता लग जाएगा। मतलब हमारा रॉ मटेरियल कितना है, हमारा WIP कितना है, और हमारे फिनिश गुड्स कितना है, ये हमें पता लग जाएगा हमारी बुक्स से। साथ ही साथ क्या पता लग जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी है, ये भी हमें पता लग जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए पॉइंट नंबर 4 पर बात करते हैं। क्या बोल रहा है, संपत्ति और दायित्वों का ज्ञान। क्या हमें पता लग जाएगा, हमारी नॉलेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमें बैलेंस शीट से पता लग जाएगा कि हमारी कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी है, और बुक्स से भी पता लग जाएगा, है ना। तो बही खाता एवं लेखा कर्म रखने से यह ज्ञात हो जाता है कि व्यापार में संपत्ति और दायित्वों की स्थिति क्या है, मतलब कितनी हमारी असेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, ये चीजें हमें पता लग जाती है। कर दायित्वों का ज्ञान, अब कर दायित्वों का ज्ञान कैसे पता लग जाएगा, अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके क्या पता करा था, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट पता करा था, और इस नेट प्रॉफिट पर ही क्या देते हैं हम, इस नेट प्रॉफिट पर ही हम टैक्स देते हैं, तो उसका भी ज्ञान हमें हो जाएगा। तो लेखा पुस्तकों के आधार पर व्यापारी चुकाए जाने वाले बिक्री कर एवं आय कर की रकमों को ज्ञात कर सकता है। देखो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, ये भी ज्ञान हमको हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ परचेस एंड सेल, ये होगा या ज्ञान नहीं होगा अगर हम बुक्स बना लेंगे। देखो हमने ऊपर ही बोला था कि हमको क्या पता लग जाएगा, कि सेल परचेस कितना कर रहे हैं, ये भी पता लग जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना है ये भी पता लग जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है ये भी पता लग जाएगा। तो बस एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको याद आ जाएगी। बुक कीपिंग के द्वारा एक व्यापारी को यह ज्ञात हो जाता है कि एक निश्चित समय में उसने कितना माल खरीदा है और कितना माल बेचा है, और कितना खरीदा हुआ माल वापस किया है और कितना बिका हुआ माल वापस आया है। मतलब परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये हमें बुक से पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। नॉलेज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ हानि का ज्ञान हो जाएगा हमें, कि हमने इस निश्चित तिथि में कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना हमें लॉस हुआ है, वो भी हमें पता लग जाएगा जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो व्यापारी को किसी वित्तीय वर्ष में कितनी आय प्राप्त हुई है और उसका कितना व्यय हुआ है, और कितना कुल मिलाकर व्यापार में उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या हानि, आदि सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है, उचित उत्तर प्राप्त हमें क्या हो जाता है, हो जाता है। कि भैया हमें इस पूरे साल में जिस साल का हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, इस पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें पता लग जाता है। बात समझ में आ गई। पूंजी का ज्ञान, देखो बैलेंस शीट बना लेंगे तो हमें पूंजी का भी ज्ञान हो जाएगा, उसमें हमें कैपिटल दिख जाएगी। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में भी हमें कैपिटल दिख जाएगी, उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ये भी पता लग जाएगा, है ना, सारी चीजें आ जाएंगी। तो
नॉलेज ऑफ कैपिटल, बही खाता और लेखा कर्म के द्वारा व्यापार में पूंजी की विभिन्न स्थितियों का ज्ञान हो जाता है। पूंजी की विभिन्न स्थितियों का ज्ञान हो जाता है। जैसे वर्ष के अंत में ओपनिंग कैपिटल होगी, फिर उसमें कोई सी नई कैपिटल लाए हैं क्या, तो वो ऐड हो जाएगी। अगर हमने कोई ड्राइंग करा है तो वो लेस हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, लॉस हुआ है तो कैपिटल से लेस कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमें ओपनिंग कैपिटल भी मिल जाएगी और क्लोजिंग कैपिटल का भी ज्ञान कब हो जाएगा, जब हम बुक्स रखेंगे। तो व्यापार प्रारंभ करते समय कितनी पूंजी लगाई गई थी, वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है, मतलब कितनी है वैल्यू, और व्यापार में स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी कितनी है, इन सब जानकारी या इन इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिल जाती है, बही खाता रखने से प्राप्त हो जाती है। एकदम सिंपल है, क्लियर है चीजें। चलिए, अब लेनदारों और देनदारों का ज्ञान, मतलब हमने क्रेडिट परचेस करा होगा, क्रेडिट सेल करा होगा, तो हमें वो मिल जाएगा अपनी बुक्स में देखने से कि कितना हमने क्रेडिट सेल करा था, कितना क्रेडिट परचेस करा था, तो डेटर्स कितने हमारे, क्रेडिटर्स कितने, ये हमें आसानी से पता लग जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो कौन कौन व्यक्ति, व्यापारी और फर्म, संस्थाएं रकम के लेनदार, साहूकार हैं, अथवा उन्हें कब और कितनी रकम चुकानी है। इस प्रकार देनदारों की भी जानकारी बही खाता से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। अब क्या है, नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, ये ज्ञान भी हमें बुक्स रखने से, अकाउंटेंसी करने से पता लग जाएगा। तो बही खाता एवं लेखा कर्म रखने से एक व्यापारी को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, कितनी असेट है हमारे पास, कितनी लायबिलिटी, अभी हमारी पोजीशन क्या है, ये सारी पता लग जाती है। इसके आधार पर वह व्यापार की उन्नति और अवनति को जान सकता है। मतलब व्यापार ग्रोथ कर रहा है या डिक्लाइन फेज में, ये हमें किससे पता लग जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट रखने से पता लग जाएगा। अब जैसे देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट रखने से कैसे पता लगेगा, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट कितना था, 200 करोड़ का था, और करंट ईयर जो हमारा थर्ड ईयर है, इस थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, 250 करोड़ हुआ। कितना हो गया, 250 करोड़ हुआ। तो इससे हमको क्या पता लगा, इससे हमको पता लगा कि हमारा वो क्या है, हमारा व्यापार कैसा है, ग्रोथ फेज में, थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है बट ग्रोथ फेज में। अब इसकी बजाय ये हो जाता कि 100 करोड़, 200 करोड़, और यहाँ क्या हो जाता है 150 करोड़, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे ग्रोथ क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। अब इसका रीजन पता करेंगे क्यों कम हो गई है ना, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें हमको किससे पता लग जाती है, हमारे अकाउंट्स बनाने से, पुस्तपालन और लेखा कर्म के उद्देश्य से हमें ये सारी चीजें, जब हम ये रखते हैं तो ये सारी चीजें हमें बता देते हैं। तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट रखने से हमें ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हुआ पूरा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है लेखा विधि के सिद्धांत। तो सिद्धांत मैं सोच रहा हूँ आपको एक पूरी क्लास में एक साथ सारे सिद्धांत करा दूं, है ना। ये वाले सिद्धांत जो हैं, एक तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सिंपल से हैं ये, है ना। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने के बाद क्या पढ़ लेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद जो हमारे जनरल प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये वाले पढ़ लेंगे पहले। अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ लेंगे सारे, है ना। कौन कौन से हमारे अकाउंटिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ये पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हमें पढ़ना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में सारे प्रिंसिपल कवर कर लेंगे, जनरल प्रिंसिपल, इनकम स्टेटमेंट प्रिंसिपल और बैलेंस शीट प्रिंसिपल, एक साथ इनको कवर कर लेंगे। अभी क्या कवर कर लेते हैं, अभी हम कवर कर लेते हैं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है, देखो कौन कौन से स्कोप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब सबसे पहले हमारा क्या आता है, कहाँ कहाँ हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि अकाउंटिंग जो हमारा स्कोप है, मतलब जो अकाउंट्स है वो केवल क्या फाइनेंशियल अकाउंट तक ही सीमित है, तो नहीं, कई सारी जगह पर अब अकाउंट्स रखे जाते हैं और उनको अपने अपने अलग अलग उद्देश्य से उन अकाउंट्स को रखा जाता है। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले क्या आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम क्या, जो हम अकाउंट्स आज तक पढ़ते हैं, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं अभी, जो हमने अभी तक पढ़ा है, और जो अकाउंट्स नॉर्मली हम देखते हैं, वो कौन से अकाउंट्स होते हैं, जैसे बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, जर्नल एंट्री करना, ये सारी किस्में आती है, ये सारी चीजें आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में, वित्तीय लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, वित्तीय लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत जो हम व्यापार की जो भी जनरल दैनिक व्यवहार होते हैं, जनरल एंट्रियां होती हैं,
जो रेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में करते हैं। ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या बताता है, तो ये अकाउंटिंग सिस्टम जब हम रखते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है, एक तो हमें जो हमारे सारी एंट्रियां हैं, मतलब जो सारे ट्रांजैक्शन है उसकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाती है। इससे हमें क्या पता लग जाता है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, मतलब व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बता देते हैं। और क्या बता देते हैं, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति क्या है कंपनी की, वो बता देते हैं। बैलेंस शीट से हमें क्या पता लग जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। तो ये सारा किस में आता है, ये सारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में। वित्तीय लेखांकन में अब देखिए पढ़ लेते हैं। वित्तीय लेखांकन में दैनिक व्यवहारों का जनरल प्रविष्टियों द्वारा लेखा किया जाता है ना, जनरल एंट्री करते हैं और हम सारे जो भी रेगुलर ट्रांजैक्शन है, डेली ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति दर्शाते हैं, मतलब जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है जनरली उनको बताते हैं। इसमें प्रविष्टियों के द्वारा व्यवहारों का लेखा किया जाता है, मतलब हर एक चीज के लिए क्या होती है, एंट्री होती है। हर एक चीज के लिए क्या होती है, एंट्री होती है। अगर हमने किसी को सैलरी दी उसकी एंट्री करेंगे, अगर हमने रेंट का पेमेंट करा उसकी एंट्री करेंगे, अगर हमको इंटरेस्ट दिया, हमने किसी को इंटरेस्ट दिया उसकी एंट्री करेंगे, अगर हमको कोई इनकम मिली तो क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। तो जो भी चीजें करेंगे उन सब की चीजों की एंट्री हम यहाँ पर, जो भी व्यवहार होते हैं उनका रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती है, एंट्री के थ्रू की जाती है। तथा एक निश्चित अवधि के अंत में क्या बनाई जाती है, परीक्षा सूची या तलपट बनाया जाता है और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। इससे हमको क्या पता लग जाता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो सारी चीजें पता लग जाती है। एक निश्चित अवधि के अंत में परीक्षा सूची, तलपट, बैलेंस शीट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। यह ट्रायल बैलेंस व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आईना होती है। क्या होती है, व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति का क्या होता है, ये आईना होता है। इस प्रकार के वित्तीय लेखे प्रायः सभी व्यवसायी रखते हैं, मतलब जो भी जितने भी व्यापारी हैं, जो भी हो, छोटा व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, कंपनियां हो, सभी लोग क्या करते हैं, ये जरूर से लगते हैं। व्यवसाय की प्रकृति, उद्देश्य और परिस्थितियों के अनुसार इनका स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। अब भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे एक नॉर्मल व्यापारी है तो छोटी सी बुक्स ऑफ अकाउंट रख लेगा, एक बड़े व्यापारी है तो अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे, बड़े सिस्टम पर रखेंगे। और क्या होंगे, अलग अलग होता है। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके बड़े व्यापारी रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, इंड एस फॉलो करेंगे, आईएफआरएस फॉलो करेंगे, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि एक छोटा सामान्य व्यापारी है तो वो क्या करेंगे, वो केवल सिंपल से अपने डुअल अकाउंटिंग सिस्टम पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे। तो परिस्थितियां, उद्देश्य, प्रकृति के अनुसार क्या होगा, उनका अकाउंटिंग रखने का तरीका बदल जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है जो मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं, मतलब टॉप मैनेजर के द्वारा जो अकाउंटिंग सिस्टम रखी जाती है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है हमारा, क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट। जो हमारे टॉप मैनेजमेंट होते हैं, जब अकाउंटिंग इस तरह से रखी जाए, जब अकाउंट्स को इस तरह से रखा जाए ताकि किसके लिए महत्वपूर्ण हो, वो इंफॉर्मेशन किसके लिए रखी जाए, इस तरह से अकाउंटिंग की जाए ताकि वो किसके लिए हो, टॉप मैनेजमेंट के उद्देश्यों की पूर्ति करे। तो इसमें क्या किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चीजों को, अकाउंट्स को इस तरह से रखा जाता है, मतलब इस तरह से उसको रिपोर्ट्स को मैनेज किया जाता है ताकि क्या हो, टॉप मैनेजमेंट क्या ले सके, टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन ले सके, टॉप मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर सके, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज का निर्धारण कर सके, कि क्या पॉलिसी रखनी है उसका निर्धारण रख सके, ठीक है, क्या नीतियां बनानी है भविष्य के लिए उसका निर्धारण कर सके। तो ये कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। उत्पादकों को लागत लेखों से प्राप्त सूचनाओं के अलावा भावी योजनाओं के निर्धारण और व्यावसायिक उन्नति के लिए एक योग्य प्रणाली की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रायः सभी प्रबंधक यही चाहते हैं कि लागत पर क्या हो, नियंत्रण हो और अधिकतम क्या हो, लाभ अर्जन हो। वे पूंजी और कोषों के समुचित व्यवस्था करके भविष्य के लिए नियोजन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो वो जो प्लानिंग पार्ट है, जब उसके लिए हम इस तरह से अकाउंटिंग रखें कि ये सारी चीजें उनको दिख पाएं, वो इस पर बेस होकर डिसीजन ले सके, तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी सिस्टम है, वो कौन सी अकाउंटिंग है, तो वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब ऐसी अकाउंटिंग, अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलें तो क्या बोलेंगे, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को उनके डिसीजन लेने में क्या करे, सहयोग करे, उनके डिसीजन लेने में क्या करे, सहयोग करे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है।
टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? तो देखो, टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि अब कई सारे टैक्स लगते हैं कंपनी के ऊपर। तो अपने सिस्टम को, अकाउंटिंग सिस्टम को इस तरह से रखना कि जो टैक्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके, टैक्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। जैसे जैसे देखो, अभी क्या लगता है? अभी लगता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लगता है। तो अब जीएसटी के लिए क्या चाहिए? जीएसटी के लिए कितना आपने माल परचेस करा है, उस पर आईटीसी कितना है ना? आईटीसी वाला कितना माल था, जो आपने माल परचेस करा उस पर आईटीसी, जिस पर आपको आईटीसी मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ऐसा कौन सा माल है, मतलब आपने जो परचेस करा है टोटल, टैक्स क्रेडिट का यहाँ पर टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, इसको यहाँ पर देखो। जैसे देखो, अभी क्या है, आपके ऊपर मान लीजिए, सपोज करिए जीएसटी लगता है। तो अब जीएसटी क्या वो कहता है? जीएसटी ये कहता है कि आपने जो परचेस करा है, ठीक है, आपने क्या करा है, आपने जो माल परचेस करा है, क्रय करा है, वो क्रय को क्या करिए आप, जैसे सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए का माल परचेस करा है। तो अब जीएसटी क्या कहता है? जीएसटी ये कहता है कि आपको इस परचेस हुए माल पर क्या मिल जाएगी, अगर आपका ये कौन सा माल है, इसमें आईटीसी वाला माल है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस पर एलिजिबल है वो मिल जाएगा। तो उसको बताइए कितना है। तो सपोज करिए वो कितना माल था इस पूरे 1 लाख में, उस 1 लाख में 50,000 का जो माल था वो कितना था? 50,000 का माल ऐसा था जो आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, आईटीसी मिल जाएगा। 50,000 का माल इसमें 30,000 का माल कितना था? 30,000 का माल इसमें एग्जम्प्ट था। एग्जम्प्ट था मतलब जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। कितने का था? 30,000 का वो माल था, ठीक है। और 20,000 का माल कैसा था? 20,000 का माल ऐसा था जिस पर आईटीसी अवेलेबल नहीं थी। क्या थी? आईटीसी अवेलेबल नहीं थी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं थी। तो जिस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होती उसको क्या बोला जाता है? ब्लॉक क्रेडिट। मतलब यहाँ पर क्या है? क्रेडिट ब्लॉक है, मतलब आपको इस पर क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो उसको बोला जाता है ब्लॉक क्रेडिट। जीएसटी पार्ट में इसको डिटेल में समझा जाता है। तो अभी यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हमारे बुक्स में जो हमने परचेस करा है उसको कैसे बाइफरगेट करा है? 1 लाख का ही परचेस करा है, इसका भी टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 1 लाख ही आएगा, ठीक है। इसका टोटल अगर हम करेंगे तो भी क्या आएगा? तो भी 1 लाख ही आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने जो परचेस करा है उसको किसके हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं, किसके हिसाब से हमने बांटा है? टैक्स के हिसाब से। कौन से टैक्स के हिसाब से? जीएसटी के हिसाब से। समझ में आ गया बात? तो जब हम अपनी बुक्स को इस तरह से बनाते हैं ताकि वो क्या हो, टैक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करे, तो जब हम बुक्स में इस तरह से रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। अब जैसे ये तो हो गया जीएसटी वाला पार्ट। ऐसे ही क्या आएगा? ऐसे ही आएगा इनकम टैक्स। तो उस इनकम टैक्स के लिए भी अब हमको बुक्स में देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स में क्या चीजें होती हैं। जैसे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो हमारा बुक्स का होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो हमारी बुक्स का होता है। तो उस बुक्स में हम क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट हमें बुक्स मिला, जैसे मान लो हमारी बुक्स से मिला हमको नेट प्रॉफिट कितना? 100 करोड़ का। तो अब क्या होता है, एक ओवरव्यू बस समझ लीजिए कि नेट प्रॉफिट इनकम टैक्स कब लगता है? जो इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में भी डेप्रीशिएशन दिया जाता है। तो जो इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन की रेट होती है ना, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट। तो अब हमने इस डेप्रीशिएशन कौन सा लगाया होगा? अभी हमने हमने तो बुक्स बनाई है अपनी कंपनी के हिसाब से। तो इस बुक्स में सपोज करिए हमने डेप्रीशिएशन लगाया था कितने का? 30 करोड़ का। कितने का डेप्रीशिएशन लगाया था? 30 करोड़ का डेप्रीशिएशन लगाया था इसमें हमने। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है कि जो बुक्स में आपका डिप्रिसिएशन है उसको आप क्या कर दो? ऐड कर दो। उसको क्या कर दो? आप ऐड कर दो। और जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से उसको लेस कर दो। तो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना है? सपोज करो इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो है 40 करोड़ का। तो ये 40 करोड़ का क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और 30 करोड़ का डेप्रिसिएशन जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से था, जो बुक्स के हिसाब से था, उसको ऐड करेंगे। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आया? अब नेट प्रॉफिट कितना आया हमारा? अब नेट प्रॉफिट आया हमारा 90 करोड़ का। तो ये जो 90 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमने निकाला है, ये नेट प्रॉफिट किसके लिए है? ये नेट प्रॉफिट है इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो इसको जो ये अब हमने 90 करोड़ का इनकम टैक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकाला है, तो ये निकालने के लिए जो हमने कैलकुलेशन करी है कि इनकम टैक्स बुक्स का बुक्स का ऐड कर दो, इनकम टैक्स का लेस कर दो, तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें हुई। या जीएसटी का जो अभी मैंने आपको पार्ट बताया,
ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम में। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी बुक्स में इस तरह से रख रहे हैं ताकि जो टैक्स की रिक्वायरमेंट है, जो इनकम टैक्स हुआ या जो जीएसटी हुआ, उनकी जो रिक्वायरमेंट हो उनको पूरा करने के लिए, या कस्टम की रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा करने के लिए जब हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में जो मॉडिफिकेशन करते हैं या बुक्स में थोड़ी इस तरह से रखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, तो वो सारे काम जो हम कर रहे हैं वो सारे काम किस में आएंगे, टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम में आएंगे। ठीक है। व्यापार की आय व्यय के बारे में वित्त लेखे समझी सूचनाएं देते हैं कि क्या क्या है, कितना इनकम हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। सकल लाभ कितना है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये भी बता देगा हमको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट। और नेट प्रॉफिट कितना है प्रदर्शित कर देते हैं, मतलब हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, और साथ ही साथ कितने एक्सपेंसेस है, कितनी इनकम है, ये सारी बातें हमको पता लग जाती है हमारी बुक्स से। लेकिन यह नेट प्रॉफिट भी व्यवसाय की सही और प्रामाणिक आय नहीं मानी जा सकती। अब देखो क्या होता है, एक और चीज जो आती है वो क्या आती है, एक तो मैंने आपको बताया, दूसरी क्या होती है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है, जैसे अभी ये नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट कितना आया, 90 करोड़। अब सोचिए इस पर 30, इस पर क्या लग रहा है, इस पर सपोज करिए कितना टैक्स लग रहा है, तो इस पर 30% का टैक्स लग रहा है। कितने का टैक्स लग रहा है, 30% का टैक्स। तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है 90 करोड़। अब इस पर 30 करोड़ का 30% का नेट प्रॉफिट क्या लग गया, 30% से इस पर टैक्स लग गया। तो अब हमने 30% का टैक्स लगाया किस पर, इनकम टैक्स के 90 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर। जबकि बुक्स का ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है, हमारी बुक्स को अगर हम देखेंगे तो हमारी बुक्स में तो प्रॉफिट कितना है, बुक्स के हिसाब से 100 करोड़ का प्रॉफिट है, पर इनकम टैक्स के हिसाब से हमने उसको मॉडिफाई करा और लिखा 90 करोड़। अब इस पर 30% के हिसाब से कितना आ जाएगा, तो देखो 10% होता है 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, कितना आ जाएगा, 27 करोड़ रुपए। कितना आ जाएगा, 27 करोड़ रुपए। 27 करोड़ रुपए हम क्या करेंगे, 27 करोड़ रुपए हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो 27 करोड़ लेस किस में से करेंगे, बुक्स के प्रॉफिट में से, है ना। केवल ये कैलकुलेशन किस लिए की गई थी, इनकम टैक्स निकालने के लिए। तो 27 करोड़ का प्रॉफिट हम लेस कर देंगे हमारे इसमें से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 73 करोड़ रुपए। तो 73 करोड़ रुपए क्या बचा है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। क्या बचा है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। क्या बचा है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या था, बिफोर टैक्स। तो इसमें देखो अब टैक्स भी बाकी है, मतलब अगर ईमानदारी से देखें तो हम अभी क्या बोल रहे थे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 100 करोड़ का, पर वास्तव में हमारे पास पैसा कितना बचा है जो हमारा अब हम खुद यूज कर सकते हैं, वो बचा है 73 करोड़ रुपए। क्यों, क्योंकि इसमें टैक्स भी देना बाकी है। ठीक है, तो इस दो कारण से हम रखते हैं, एक तो बुक्स के हिसाब से जीएसटी भरने के लिए, इनकम टैक्स निकालने के लिए, साथ ही साथ हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए भी, कि मतलब अब हमारे लिए कितना पैसा बचा है वो बताने का काम सब काय में होता है, टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, जैसे लेकिन शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट भी व्यवसाय की क्या है, सही और प्रमाणिक आय नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसमें भी अभी क्या बाकी है, सरकार को जो टैक्स देना है वो बाकी है। तो वो जब टैक्स दे देंगे तो फिर टैक्स के बाद जो हमारे पास बचेगी वो क्या है, हमारी वास्तविक आय है। जैसे अभी हमारी वास्तविक आय क्या बची, ईमानदारी से जो हमारे पास अब पैसा बचेगा वो कितना बचा है, वो बचा है 73 करोड़ रुपीज। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हुआ, 73 करोड़ रुपीज का। टैक्स का, इनकम टैक्स का अगर देखो, ये प्लस माइनस डेप्रिसिएशन वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो आपको बिजनेस प्रोफेशन की इनकम का नहीं है, तो वो एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको समझा दिया था चीजों को, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो समझ में आया, तो ये बात हो गई हमारी। तो ऐसे ही देखो, इन करों के लिए पृथक पृथक लेखे रखने की विधि ही कर लेखांकन विधि कहलाती है। जैसे देखो मैंने आपको बताया था क्या है, जीएसटी के हिसाब से, है ना, जीएसटी के हिसाब से हमको बुक्स रखनी होती है। पहले क्या होता था, पहले के समय में जब जीएसटी नहीं था तो पहले आती थी एक्साइज, पहले क्या आती थी, एक्साइज आता था, उसके हिसाब से आपको बुक्स बनानी पड़ती थी। आपका क्या है ना, वेट होता था, वेट के हिसाब से आपको बुक्स रखनी पड़ती थी। क्या है ना, सीएसटी होता था, ये कई सारे टैक्स थे, तो सबके कंप्लायंसेस होते, तो उसको कंप्लायंस के हिसाब से आपको अपनी बुक्स अलग अलग बता के रखनी पड़ती थी। मतलब बुक्स में मॉडिफिकेशन कर करके उनको जो जो टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना पड़ता था। तो जब आप आपकी बुक्स इस तरह से रखते हैं तो वो सारा सिस्टम किस में आता है, टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम में आता है। मतलब आप अपनी अकाउंटिंग किस हिसाब से कर रहे हो, ताकि आप अपने जो टैक्स के कंप्लायंसेस है उनको क्या कर सके, पूरा कर सके। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से हमें ये पता लग जाती है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है।
ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सबसे बड़ी बात तो क्यों जरूरी है, ताकि हम क्या डिसाइड कर पाए, ताकि हम सेल प्राइस डिसाइड कर पाए। क्या डिसाइड कर पाए, सेल प्राइस। अगर हमको किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता ही नहीं होगी तो क्या हम सेल प्राइस उसका सही से देख रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या पता लगता है हमें, सबसे पहले तो हमें हर एक चीज की लागत पता लग जाती है कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ठीक है, कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं। तो वो सारी चीजें हमें कहाँ से पता लगती है, कॉस्ट अकाउंट से पता लगती है। ठीक है, लागत लेखों के अंतर्गत किसी भी उत्पाद की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष व उत्पादन एवं बिक्री की सभी ऊपरी व्ययों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट कितनी है, यूनिट कॉस्ट कितनी है ना, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है ना, ओवरहेड कितने हैं। ठीक है, ओवरहेड में भी फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं। ठीक है, और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड कितने हैं। तो वो सारी चीजें हमें कहाँ से पता लगती है, वो सारी चीजें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से पता लगती है। ये क्यों की जाती है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कहीं पर अगर ओवरहेड ज्यादा लग रहे हैं, जैसे समझो हमारे ओवरहेड जो है वो कितने आ रहे हैं, वो 40% आ रहे हैं टोटल कॉस्ट के, कितने आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं। बट जब हमने कॉस्ट अकाउंट बनाए तो हमें पता लगा कि हमारे ओवरहेड कितने हो रहे हैं, टोटल कॉस्ट के 40% केवल ओवरहेड ही ओवरहेड हो रहे हैं। जबकि हमने मार्केट पता करा कि भैया नॉर्मली अगर जो व्यापार हम कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो हम कार बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो कार मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे ओवरहेड आ रहे हैं वो 40% आ रहे हैं टोटल कॉस्ट के। अगर टोटल कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए है, तो 40 रुपए तो उसमें क्या लग रहे हैं, ओवरहेड ही लग रहे हैं। हमने मार्केट पता करा कि बाकी कंपनियां कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो कितना ओवरहेड लगा रही है, तो वो बताया गया हमें 20%। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी कंपनियों की अगर टोटल कॉस्ट 100 रुपए, तो वो 20 रुपए उनकी क्या लग रही है, ओवरहेड लग रही है। इसका मतलब क्या है, हमारे ओवरहेड ज्यादा लग रहे हैं, मतलब हमको क्या करने की जरूरत है, इनको कम करने की जरूरत है। तो इसलिए हर एक चीजों को कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या देखा जाता है, हर तरह की कॉस्ट देखी जाती है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, इस तरह से एनालिसिस करते हैं और फिर उसमें कमी करने का काम हम इसमें करते हैं। तो लागत कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये हमें सपोर्ट करता है। समझ में आए पूरे चारों पॉइंट। ठीक है, पहले क्या आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जो हमारा फाइनेंस अकाउंटिंग, मतलब जो हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एंट्री पास करते हैं, वो सारा किस में आता है, इसी में आता है। इसके बाद बात करी थी हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है कि ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो क्या करे, हमारे मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए जो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए या जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए बुक्स से, वो उनको उपलब्ध कराने के लिए जो हम बुक्स में चेंजेस करते हैं या बुक्स को इस प्रकार से बनाते हैं ताकि वो हमारे टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन में सपोर्ट करे या उनको डिसीजन लेने में सहायता दे, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद हमने समझा टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, कि हमें ये पता लग जाए कि हम कितना टैक्स के, आफ्टर टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट कितना है, ये पता लग जाए। और जो टैक्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे जीएसटी के हिसाब से हमको बुक्स देखनी है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी हम चेंजेस करने, तो वो जो सारे चेंजेस हम करते हैं वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या बताता है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमें ये सबसे बड़ी बात तो बताता है कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है, हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है, तो हम क्या रख पाएंगे, आसानी से उसका सेल प्राइस रख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रखने से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी, कहना यूनिट कॉस्ट कितनी थी, और डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी, फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे, ये सारी चीजें पता लग जाती। फिर हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि भैया हमारे फैक्ट्री ओवरहेड तो 40% लग रहे हैं, मार्केट के पता करें हमने कि मार्केट में यही काम करने वाले लोगों के कितने लगते हैं भैया बताइए। तो मार्केट से हमें क्या पता लगा कि उनके तो 20% लगते हैं। इसका मतलब क्या है, हम हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो ज्यादा लग रही है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। तो ये सारे काम हम किस में करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में करते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम अपने ये प्रिंसिपल कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद कंसेप्ट कवर करेंगे। प्रिंसिपल आईएमपी है, थोड़े से आईएमपी है, बट जो कंसेप्ट आएंगे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हुआ है ना, इंटाइटिटी कंसेप्ट हुआ, वो मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। क्लासिफिकेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल एकदम इजी है, एक एक बार बस रीड करना है चीजों को, क्योंकि अब आपका बेस बन गया तो आप कर लेंगे। इसके बाद आएंगे हम किस पर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो वो सारी चीजें भी कवर कर लेंगे।
ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे ये तीनों के बाद ये भी आईएमपी है, बट वो मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, वहां से आपको क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कंफर्म दिखेगा। ठीक है, 100% दिखेगा। जो कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इंटाइटिटी कंसेप्ट, है ना, ऐसे अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चन 101% दिखेगा। मतलब आपका पेपर जैसा होना तय है कि आपकी एग्जाम का पेपर होना तय है कि पेपर तो होगा ही होगा, है ना। डेट आगे पीछे हो जाएगी, एग्जाम की डेटें हो सकती हैं आगे पीछे, पर पेपर होना तय है, तो वैसे ही वहां से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, वहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, है ना। अब कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंडेंट करता है। मतलब एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, आने वाला जो टॉपिक होगा अब इसके बाद, वहां से एक मिनिमम क्वेश्चन होगा, मिनिमम एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन, मतलब इससे कम तो कभी नहीं। और मेरे हिसाब से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूँ तो मिनिमम 2 क्वेश्चन वहां से आपको आएंगे कंसेप्ट के ऊपर से। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम ये 7 8 जितना मन पड़े एग्जामिनर पूछ सकता है, पर मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में इस ये क्लास है, इसके बाद जो क्लास आएगी वो बहुत आईएमपी रहेंगी। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अपने जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, बैलेंस शीट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसको कवर करेंगे। और फिर इसके बाद हम जाएंगे किस पर, हमारे कंसेप्ट के ऊपर। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।